हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड उसके एजुकेशन के डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स समकालीन भारत में शिक्षा। तो आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं इसका लेसन नंबर 1। तो जल्दी से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1 हमारा जो है वो किस चीज़ के ऊपर है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के सीबीसीएस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा पहला लेसन है वो कौन सा है। तो हमारा फर्स्ट लेसन जो है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। पहला लेसन लेसन है हमारा, वो है भारत में उपनिवेशवाद और आधुनिक शिक्षा का आरंभ। तो भारत में उपनिवेशवाद और आधुनिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस चीज की कि जो उपनिवेशवाद वर्ड है ये क्या है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, वीडियो को आगे लेकर चलते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा लेसन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से कि भारत में उपनिवेशवाद और आधुनिक शिक्षा का आरंभ। ठीक है, भारत में उपनिवेशवाद और आधुनिक शिक्षा का आरंभ। तो आज आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है और आपको पूरा चैप्टर समझ में भी आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतनी जल्दी आपको चैप्टर समझ में आ गया है। तो चलिए वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे थे किस चीज के बारे में कि ये जो वर्ड है आपका उपनिवेशवाद, ये वर्ड क्या है, यानी कि इस वर्ड को हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर कोई पूछता है कि भाई औपनिवेशिक शब्द का अर्थ बताइए या औपनिवेशिक शासन जो है वो क्या होता है या उपनिवेशवाद क्या होता है। तो उपनिवेशवाद की अगर हम बात करें तो उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम साधारण शब्दों में समझ सकते हैं कि जब जब कोई विकसित देश, जब कोई विकसित देश, ठीक है, जब कोई विकसित देश क्या करता है, किसी अल्प विकसित देश पर पूंजी निवेश करता है। अब ये अल्प विकसित ये सब चीजें क्या होती है, तो मैं ये भी आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। जैसे अगर हम बात करें अमेरिका, ठीक है, ये क्या है, ये डेवलप कंट्री है, यानी कि इसको हम विकसित देश बोलेंगे। ठीक है, भारत है, ये क्या है आपका, ये आपकी डेवलप हो रही है, यानी कि ये क्या है, आपकी विकासशील है। और अगर हम बात करें जैसे कि नेपाल, नेपाल क्या है आपका, ये अल्प विकसित है। ठीक है, अल्प विकसित है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे किस चीज की कि उपनिवेशवाद जो है इस वर्ड का मतलब क्या है। तो उपनिवेशवाद का मतलब होता है जब कोई विकसित देश किसी अल्प विकसित देश पर पूंजी का निवेश करता है तो उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है वो। ठीक है, उपनिवेशवाद कहते हैं उसे हम। अब उपनिवेश द्वारा जो होता है जिस देश का शोषण होता है उसे औपनिवेशिक कहते हैं। अब उपनिवेशवाद का जो उपनिवेश जो होता है उसके द्वारा जिस देश का शोषण होगा, अगर जैसे अमेरिका है ये शोषण कर रहा है जैसे नेपाल का, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे औपनिवेशिक। ठीक है, औपनिवेशिक, उपनिवेशवाद अलग है, औपनिवेशिक अलग है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आप चलिए वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका इंट्रो देखना है कि इसके इंट्रो में क्या बताया गया है, यानी कि जो इसका परिचय है वो क्या है, आपका इंट्रो है ना। तो इंट्रो में देखो जरा क्या क्या दे रखा है, जल्दी जल्दी से हम लोग इसको वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे और हम लोग इसमें पूरा का पूरा लेसन जो है आज जल्दी से कंप्लीट भी कर लेंगे। ब्रिटिश शासन के आगमन के साथ ही शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया, यानी कि जो ब्रिटिश शासन जब आया तो उन्हीं के आने के बाद में क्या हुआ, शिक्षा प्रणाली के अंदर एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। भारतीयों को शिक्षित करने के लिए पश्चिमी विद्यालय प्रणाली की स्थापना की गई। अब पश्चिमी विद्यालय स्थापित किए गए कि जितने भी भारतीय हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको शिक्षित किया जाएगा। ठीक है, अब अंग्रेजों की भाषा होने के नाते अंग्रेजी प्रभावी संस्कृति की भाषा बन गई। अब अंग्रेजों की भाषा क्या थी, वो अंग्रेजी थी, तो ये जो है प्रभावी संस्कृति भाषा बन गई और उसे निर्देश देने के माध्यम के रूप में तथा चिंतन सक्षम भाषा के रूप में देखा जाने लगा कि भाई इससे निर्देश दिया जाएगा, चिंतन भाषा के रूप में इसको देखा जाएगा। इस तरह शिक्षा की पश्चिमी प्रणाली की तर्ज पर शिक्षा प्रदान की गई। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इसका इंट्रो। अब हम इसके आगे की चीज अगर हम देखते हैं कि औपनिवेशिक शिक्षा जो है वो औपनिवेशिक देश पर बेहतर नियंत्रण के लिए होती है कि भाई अच्छी तरीके से जो है नियंत्रण कर लिया जाएगा, उसके विकास के लिए होती है कि अगर उस पर जो है नियंत्रण किया जाएगा तो उसका विकास भी अच्छा होगा। लेकिन इस शिक्षा का वांछित उद्देश्य औपनिवेशिक देश पर नियंत्रण कायम करना होता है, उसे बदलना नहीं। तो अब मैंने आपको क्या बोला था कि देखो जो औपनिवेशिक दौर में क्या होता है इसके अंदर, सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि शिक्षा का वांछित उद्देश्य औपनिवेशिक देश पर नियंत्रण करना, कि उसके सांस्कृतिक, राजनीतिक, और जितने भी जो स्थितियां हैं उसके ऊपर वो नियंत्रण कर लेगा। ठीक है, उसमें बदलाव की गुंजाइश कोई नहीं होती है। तो ये तो आपका रहा इसका इंट्रोडक्शन। अब हम इसके अंदर आगे चलते हैं थोड़ा सा।
तो हमें पहले इसका एक हल्का सा इंट्रो यहाँ से ले लेना है, और इंट्रो लेने के बाद में हम सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट पकड़ते हैं। अब वो जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट है कि औपनिवेशिक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो हाँ जी, मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जो औपनिवेशिक शिक्षा के उसके उद्देश्य क्या है। तो जल्दी से हम आगे वीडियो को लेकर चलते हैं। तो ब्रिटिश अध्याय 1857 तक भारत में शिक्षा की एक मजबूत औपनिवेशिक प्रणाली को स्थापित करने में सफल हो गए। तो देखिए यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, सिंपल सी बात है, सबको पता है कि भाई 1857 की क्रांति और भारत के अंदर जो है शिक्षा को एक मजबूत औपनिवेशिक प्रणाली को स्थापित करने में सफल भी हो गए थे ब्रिटिश। ठीक है, तो अब जैसे कि देखो मैं इसमें आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ कि हमारा भारत जो है 200 वर्षों तक इनका गुलाम भी रहा। ठीक है, इन लोगों ने हमारे ऊपर जो है हुकूमत भी की है। औपनिवेशिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य स्थानीय प्रशासन के कामकाज संभाल सकने वाली भारतीय क्लर्कों को तैयार करना था तथा अंग्रेजी तरीके में ढले भारतीयों को एक वर्ग को तैयार करना है। केवल जितने भी जो भारतीय क्लर्क होंगे उनको तैयार करना है और अंग्रेजी तरीके में ढले हुए भारतीयों के एक वर्ग को तैयार करना था। यह औपनिवेशिक शिक्षा सरकारी कार्यालयों में भारतीयों को केवल कुछ अधीनस्थ पद पर ही देने के लिए तैयार करना चाहती थी, क्योंकि ब्रिटिशों के लिए प्रशासन की बढ़ती शाखाओं को संचालित और नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त ब्रिटिश कर्मचारियों को आयात करना व्यावहारिक रूप से संभव और बहुत महंगा था। वे लोग क्या चाहते हैं कि हम जो भी कोई काम कर रहे हैं उस काम को करने के लिए अगर हम बात करें कि कोई भी व्यापार है, ठीक है, व्यापार है, कोई भी बिजनेस है, कुछ भी है, तो ब्रिटिशों के लिए प्रशासन की बढ़ती शाखाओं को संचालित और नियंत्रित करने के लिए कि भाई किसी भी चीज को अगर हैंडल करना है, उसको नियंत्रण मैनेज करना है उसको, चाहे वो फिर कोई व्यापार हो या फिर किसी भी प्रकार का शासन हो, तो इसमें जो ब्रिटिश कर्मचारी थे उनका आयात, ठीक है, आयात का मतलब क्या होता है, आयात आयात निर्यात आपने सुना होगा। आयात यानी कि आना, कहीं से बाहर से, जैसे कि कोई कंट्री है और वहां से कोई चीज अंदर आ रही है तो इसे आयात बोलते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बोला ब्रिटिश कर्मचारियों को तो हम बुला नहीं सकते, ये बहुत ज्यादा असंभव भी है और बहुत ज्यादा महंगा भी पड़ेगा। इसलिए इन्होंने क्या डिसीजन लिया कि ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि जो स्थानीय भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा द्वारा शिक्षित कर दिया जाएगा और उनकी संस्कृति और बौद्धिक रूप से पश्चिमीकृत करने के बारे में सोचा जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा इसका क्या है, शिक्षा का उद्देश्य। आगे चलते हैं इसके अंदर। अब आगे देखते हैं तो यहाँ पर पता चलता है कि शिक्षा के निचले स्तरों पर, ठीक है, शिक्षा के निचले स्तरों पर शिक्षा का माध्यम देसी भाषाएं थी, जबकि उच्च शिक्षा के माध्यम के लिए अंग्रेजी थी। तो जैसे कि स्टार्टिंग में भी आपने देखा होगा, पहले हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये सब आप बहुत अच्छी तरीके से सुनते होंगे। अब तो खैर जो स्कूल है वो सारे के सारे वो इंग्लिश मीडियम के बेस पर चलने लगे हैं। पहले क्या होता था कि पहले जो है अलग अलग होता था। तो यहाँ पर भी इस तरीके का है कि जो निचले स्तर होंगे वहां पर जो उनकी भाषाएं होंगी वो देसी भाषाएं होंगी, और जो उच्च शिक्षा होगी उसका माध्यम होगा अंग्रेजी। ठीक है, यानी कि इंग्लिश उसका माध्यम होगा। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा, और इतना ही आपके लिए काफी है, आप आंसर में लिख सकते हैं। उससे हम आगे चलते हैं। फिर उसके बाद में बताया गया है कि जो आपकी शिक्षा की जो प्रणाली है, ठीक है, शिक्षा की प्रणाली, ठीक है, शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली जो है वो क्या है। तो चलिए हम इसको जानते हैं अच्छी तरीके से। तो देखो भारत में क्या हुआ कि 18वीं और जो 19वीं सदी के अंत में मुसलमानों के लिए मदरसा और मकतबा तथा हिंदुओं के लिए टोल और पाठशाला हुआ करते थे। ये मतलब एक ऐसी जगहें हैं जहाँ पर क्या होता है, इनको पढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे मदरसे में क्या होता है, जो मुसलमान है वो, ठीक है, और मकतब में भी यही होता है कि इनको वहाँ पर जो है शिक्षा दी जाती है। ऐसे हिंदुओं को टोल और पाठशाला के अंदर शिक्षा दी जाती है। यही फारसी और अन्य देसी भाषाओं में प्राथमिक स्तर की शिक्षण संस्थाओं से लेकर उच्च शिक्षा के केंद्र भी होते थे। मतलब हायर एजुकेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती थी। और धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक ज्ञान की कमी उस समय के उच्च शैक्षणिक संस्थाओं की सीमाएं थी। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष जो वर्ड है ये शायद आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है जो किसी एक धर्म को नहीं मानता बल्कि सभी धर्मों को समान मानता है। ठीक है, समान मानता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष। अब उस समय फारसी अदालती भाषा थी और इसलिए कई हिंदुओं ने फारसी विद्यालयों में दाखिला लिया और अध्यापन भी किया। अब टोल अथवा मदरसा कुछ भी हो, टोल यानी कि जो मैंने आपको बताया भी कि इसको हम पाठशाला भी बोलते हैं, कुछ भी हो, इनकी कुछ निश्चित मानक विशेषताएं होती थी। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि जितने भी जो शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली है इसकी क्या विशेषताएं थी, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इसकी विशेषताएं बताइए। तो विशेषताओं में नंबर 1 विशेषता कौन सी थी कि भाई विद्यालय सामान्यतः जमींदारों और स्थानीय रईसों के सहयोग से चलते थे। ठीक है, ये जितने भी भाई साहब रिच पीपल हुआ करते थे वही लोग जो क्या करते थे, स्कूल रन करते थे। नंबर 2, पाठ्यक्रम में मुख्य जोर किस पर दिया जाता था, संस्कृत, अरबी, फारसी। ठीक है,
और शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय हिंदू या इस्लामी परंपरा के विषयों जैसे कि व्याकरण, तर्कशास्त्र, विधि और तत्वज्ञान, मीमांसा और चिकित्सा आदि पर ध्यान दिया जाता था। थर्ड, महिलाएं आमतौर पर औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बहिष्कृत थी। बहिष्कृत का मतलब क्या होता है, इनको उस चीज से निकाला गया था, यानी कि उस चीज को हटा दिया गया था, ठीक है। तो बहिष्कृत कर दिया गया था कि भाई इनको ये सारी शिक्षाएं नहीं दी जाएंगी। नंबर 4, कि भाई 19वीं शताब्दी तक छापे खाने की अनुपस्थिति के कारण ही पांडुलिपियों, मौखिक परंपरा और शिक्षकों की स्मृति ने ही ज्ञान और सूचना का आधार निर्मित किया। नंबर 5, विद्यालय शिक्षा में राज्य की बहुत कम और कोई भूमिका नहीं रहती थी। विद्यालय शिक्षा में राज्य जो है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, और विशिष्ट ज्ञानी और प्रसिद्ध विद्वानों को राज्य के संरक्षण दिया जाता था। संरक्षण समझते हो ना भाई, ठीक है ना। तो अगर आप ये समझते हैं तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि संरक्षण होता क्या है, शायद आप लोगों को अच्छी तरीके से आता होगा। नेक्स्ट चलते हैं उसके बाद। तो यहाँ पर भी आप जो है इसमें से आप 3-4 पॉइंट इसके पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में। इस वाले लेसन के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो आपका ये वाला टॉपिक भी है कि आधुनिक शिक्षा का प्रभाव के कारण पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का पतन कैसे हुआ। तो देखो, शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली का स्थान शिक्षा की पश्चिमी प्रणाली ने कैसे ले लिया। भाई पहले से जो चली आ रही, अगर हम बात करेंगे पारंपरिक जो शिक्षा है आपकी, ठीक है, पारंपरिक शिक्षा प्रणाली जो है ये चली आ रही है बहुत टाइम से। अब हुआ क्या, इसका रूप किसने ले लिया भाई, आपका इसका रूप ले लिया पश्चिमी प्रणाली ने। अब पश्चिमी प्रणाली ने कैसे ले लिया है कि पारंपरिक विषयों को रसायन विज्ञान, भौतिक, अर्थशास्त्र आदि जैसे विषयों में बदल दिया गया। शिक्षक एक स्वतंत्र व्यक्तित्व से बदलकर सरकारी या निजी संगठन का वेतनधारी एजेंट हो गया, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ कि जो शिक्षार्थियों को पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद प्रमाण पत्र प्रदान करने का अनुक्रम किया गया था। इसने लोगों की मानसिकता को बदल दिया, और इसका सामाजिक पक्ष इतना प्रभावी था कि सरकार की सहायता के बिना स्कूलों को चलाना संभव नहीं था। कि अगर आप सरकार की परमिशन ले लेंगे तो ही आप स्कूल चला पाएंगे, वरना सरकार की सहायता के बिना स्कूलों को चलाना संभव नहीं था। दूसरी ओर, दूसरी चीज यहाँ पर है कि शिक्षार्थी फीस की उच्च राशि का भुगतान करने के लिए तैयार करते थे। शिक्षार्थियों को यहाँ अपना भविष्य उज्जवल दिखाई पड़ रहा था, और इसलिए वे इस बदलाव के लिए भी तैयार थे। सिंपल सी बात है भाई, चीजें बदलेंगी धीरे धीरे। और उसके बाद में जो पारंपरिक तौर पर जो मदरसे थे मुसलमानों के, पाठशालाएं थी हिंदुओं की, इनकी छवि धीरे धीरे धूमिल होने लगी, मतलब बिल्कुल गायब होने लगी, इनविजिबल होने लगी, या फिर डिसअपियर होने लगी। अब उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, कि इसके अंदर आपका एक और आपका जो पॉइंट आपको ऐड करना है वो ये ऐड करना है कि भाई पतन के क्या कारण थे, किस वजह से जो पारंपरिक जो शिक्षा थी वो किस तरीके से गायब हुई और एकदम ही आधुनिक शिक्षा प्रणाली का आगमन हुआ। तो इसके अंदर हमारे पॉइंट दे रखे हैं, देखिए यहाँ पर बहुत इजी पॉइंट है और अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा कि भारतीय जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों के ज्ञान का दूसरी जातियों के कौशल आधारित ज्ञान व व्यवहारिक कलाओं की स्थिति के बीच में प्राकृत है और प्राप्त है। अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि भैया आपने क्या पढ़ा दिया, ये कुछ समझ में नहीं आया। तो चलिए जानते हैं पतन के कारण क्या थे। पहला कारण क्या था, भारतीय जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों के ज्ञान का दूसरी जातियों के कौशल आधारित ज्ञान व व्यवहारिक कलाओं की स्थिति के बीच पार्थक्य, यानी कि दोनों के बीच में, कि भाई इसमें पहले क्या होता था, 4 वर्ण बांटे गए थे कि सबसे पहले जो है ब्राह्मण आएगा, ठीक है, फिर क्षत्रिय आएगा, फिर शूद्र आएगा, वैश्य आएगा। तो इस तरीके से इसमें दिखाया गया है कि भारतीय जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों के ज्ञान का दूसरी जातियों के कौशल आधारित ज्ञान व्यवहारिक कलाओं की स्थिति के बीच में वो करना है, ठीक है अंतर। तो इस वजह से क्या हुआ, इसका पतन हुआ। दूसरा अगर हम पॉइंट की बात करें यहाँ पर, तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा यहाँ पर कि भारतीय औद्योगिक क्रांति की विफलता और राष्ट्रीय राज्य के उद्भव में विलंब से उपजा तकनीकी व युग का पिछड़ापन। कि भाई जो भारतीय औद्योगिक क्रांति बहुत लेट आई है ना, तो इस वजह से क्या हुआ है कि जो विलंब हुआ, देरी हुई, यानी कि डिले किया गया, ठीक है, डिले किया गया, उसके बाद ही तकनीकी युग का पिछड़ापन हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में रूढ़िवादी का मतलब जैसे कि भाई कि जैसे लड़कियां हैं उनका काम सिर्फ घर का खाना बनाना है, बाहर नहीं जाना है, लड़कों से बात नहीं करनी है, तो ये रूढ़िवादी सोच होती है। रूढ़िवादी हिंदुओं की सत्तावादी हठ धर्मी बौद्धिक प्रवृत्तियां प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली के पतन की प्रमुख वजह भी रही थी, ठीक है। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स हमारे हम किस में लिख सकते हैं, हम पॉइंट लिख सकते हैं पतन के कारण के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद में हम यहाँ पर बात करें तो आधुनिक स्कूल प्रणाली और विश्वविद्यालयों का उद्भव कैसे हुआ। जितने भी जो मतलब आधुनिक स्कूल रहे, ठीक है, जितने भी, उन स्कूलों का उद्भव कैसे हुआ, तो इसको जानते हैं सबसे पहले।
तो उनका उद्भव जो है हुआ वो किस वजह से हुआ, ब्रिटिश सरकार के प्रयास क्या थे। तो देखिए, भारत में शिक्षा की आधुनिक प्रणाली के विकास की शुरुआत 1813 में हुई थी। अब औपनिवेशिक शासकों ने पारंपरिक पद्धति को नकार दिया और उसकी जगह पर अपनी शिक्षा प्रणाली को स्थापित कर दिया। सामूहिक शिक्षा के साधन के रूप में पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में जो क्षमता थी वह नष्ट हो गई। सिंपल सी बात है। अब उसके बाद हम बात करें यहाँ पर तो ये पता चलता है कि भाई भारत में राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के तुरंत बाद कंपनी के अधिकारी स्वदेशी समाज के धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में तटस्थता या गैर हस्तक्षेप को बनाए रखना चाहते थे, के बीच में कोई भी इसके अंदर हस्तक्षेप ना करे। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि जो लोग प्राच्य विधा के मौजूदा संस्थानों को जारी रखने तथा भारतीय शास्त्रीय परंपराओं के सतत संवर्धन के पक्ष में थे, उन्हें प्राच्यवादी कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी यहाँ पर जो हम टॉपिक अभी तक पढ़े हैं, जो भी हम चीजें इसमें पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली चीज ये होती है कि जिसमें जो वर्ड आ रहे हैं वो हमें जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड है आपका प्राच्यवादी। अब प्राच्यवादी का मतलब क्या होता है? तो प्राच्यवादी जो वर्ड है आपका, इसका जो अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग देखें कि भाई एक विचारधारा है जिसके अंदर क्या होता है कि जो पश्चिमी द्वारा 18वीं और 19वीं सदी के दौरान स्वयं को केंद्र में रखकर अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए पूर्वी संस्कृति की स्थावर संरचना बनाई गई थी, तो उसको हम प्राच्यवादी कहते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर भारतीयों ने यूरोपीय ज्ञान और विज्ञान के प्रति पूर्वाग्रह रहे और इसलिए पश्चिमी अनुभव की पूर्ण अस्वीकृति भी हो सकती है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आप इतना पढ़ लीजिएगा, एक आंसर के लिए आपका बहुत ज़्यादा पर्याप्त है। उसके बाद में फिर यहाँ पर आपका ये जो है चेंज हो जाएगा कि प्राच्यवादियों और अंग्रेजवादियों के बीच में मतभेद बताइए। ठीक है, तो ये मतभेद, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं वैसे, तो आप जो है इसको स्किप कर सकते हैं इस टॉपिक को। उसके बाद में यहाँ पर आता है ये जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्किप आप नहीं करेंगे कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली बताइए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर दिखाया गया ये जो कार्टून है ये आपको बहुत जल्दी एनालाइज करना है। सबसे पहले हम देखते हैं आधुनिक शिक्षा प्रणाली को 1830 के दशक में लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकॉले द्वारा अंग्रेजी भाषा सहित भारत में लाया गया था। कब लाया गया था? 1830 के अंदर। ठीक है, तो यह पाठ्यक्रम विज्ञान और गणित जैसे आधुनिक विषयों तक ही सीमित था तथा तत्वमीमांसा और दर्शन जैसे विषयों को अनावश्यक माना जाता था, यानी कि और जितने भी विषय थे इसमें उनको अनावश्यक माना जाता था, अननेसेसरी माना जाता था। शिक्षा कक्षाओं तक सीमित था और प्रकृति के साथ संबंध और साथ ही शिक्षक और छात्र के बीच घनिष्ठ संबंध टूट गया था। ये जो बॉन्ड होता है ना, वो टूट चुका था। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक चीज दिखाई गई है, एक इमेज है यहाँ पर ये। ठीक है, इस इमेज में देखो क्या क्या दिखाया गया है। For a fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree. अब देखो इसमें क्या होगा, जब ऐसा बोला जाएगा तो सिंपल सी बात है भाई, इसमें चलो बंदर है वो तो जीत जाएगा, है ना, और बाकी वो क्या होगा। तो सेम इसी तरीके से जो आधुनिक शिक्षा थी वो आई गई। तो अब यहाँ पर हम मेकाले के विवरण पत्र की मुख्य विशेषताएं देखते हैं कि जो मेकाले है उसने क्या क्या चीजें बताई है यहाँ पर। तो मेकाले के विवरण पत्र के बारे में हम समझ लेते हैं, इसकी विशेषताएं, ये इंपॉर्टेंट है आपका बहुत ज़्यादा, इसको आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहला क्या है कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी। ठीक है, उसके अनुसार भारतीय भाषा और शिक्षा का माध्यम बनाया जा सकने की दृष्टि से बहुत ही दिनहीन और अपरिपक्व थी। अंग्रेजी एक समृद्ध भाषा है और अरबी और संस्कृत से अधिक उपयोगी। उन्होंने क्या बोला कि भाई अंग्रेजी जो है ना वो एक समृद्ध भाषा है, बिल्कुल। अरबी हो गई, संस्कृत हो गई, इससे बहुत ज़्यादा उपयोगी है। भारतीय भी अंग्रेजी पढ़ने के लिए उत्सुक थे, उनके अंदर भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी। ठीक है, राजा राममोहन राय ने क्या करा, लॉर्ड मेकाले का समर्थन किया था इस चीज के लिए। तो अगर हम दूसरी उसकी बात करें भाई, चलो अब नेक्स्ट की अगर हम बात कर लें इसके अंदर, तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि जो दूसरा टॉपिक है वो आपका चुनिंदा लोगों के लिए शिक्षा थी, कि शिक्षा भी सबको नहीं मिलेगी। अब इसमें बोला गया शिक्षा भी सबको नहीं मिलेगी, तो वह कुछ उच्च और मध्यम वर्ग के छात्रों को शिक्षा दिए जाने के पक्ष में था। उसने बोला कि भाई जो 4 वर्ग है, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय तक की जो है शिक्षा यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। इसलिए उसके हिसाब से उन चंद लोगों को ही शिक्षित करना बेहतर था जिन्हें शेष समाज धीरे धीरे स्वयं सूचित हो जाएगा। ठीक है, और अभिजात वर्ग से छनकर नीचे की आम जनता तक पहुंच जाएगी।
तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो शिक्षा का उद्देश्य, तो जो मैकाले है उस शिक्षा का उद्देश्य क्या था। मैकाले का मुख्य उद्देश्य बताया गया कि अंग्रेजी माध्यम के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करना था। मैकाले ने ये भी बोला कि इंग्लैंड का कर्तव्य था कि हम भारतीयों को सिखाएं कि उनके स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है, बजाय इसके कि उनके स्वाद के लिए क्या उपयुक्त है। ठीक है, और हम उन व्यक्तियों का एक वर्ग बनाना चाहते हैं जो रक्त और रंग में भारतीय हों, लेकिन अपने स्वाद में, दृष्टिकोणों में, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हों। समझ रहे हो, तो यहाँ उन पर मेन फोकस किया गया था। तो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब उसके आगे का जो है, जैसे कि वुड का आदेश पत्र क्या था, तो ये देख लेते हैं कि भाई वुड का क्या आदेश पत्र था। सन 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर का नवीकरण किया जाना था, जिसके अंतर्गत एक शैक्षिक नीति को परिभाषित करने की आवश्यकता महसूस हुई। अब चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और भारत आने के बाद वुड ने लॉर्ड डलहौजी से सलाह की और निर्देशों के अनुरूप आवश्यक सामग्री यहाँ पर भेज दी। अब उसकी कुछ सिफारिशें थी। अब देखो सिंपल से यहाँ पर शब्दों में बताया गया कि भाई जो पत्र की सिफारिशें थी वो क्या थी। तो पहला, इसमें सबसे पहले बोला गया कि भाई जो आदेश पत्र ने इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जनता को शिक्षा प्रदान करे। ठीक है। दूसरा, स्कूली स्तर तक के लिए शिक्षा का माध्यम जो है वो भारतीय भाषाएं होंगी, जबकि उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी। वही चीज है, माध्यम शिक्षा तक जो होगा वो भारतीय भाषा, हिंदी हिंदी इनसे, और जो भी उच्च शिक्षा होगी, हायर एजुकेशन होगी, हम बोल सकते हैं एडवांस। ठीक है, एडवांस जो एजुकेशन होगी वो होगी हमारी इंग्लिश के अंदर। थर्ड पॉइंट, महिला शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, व्यवहारिक प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा। नंबर 4, पत्र ने निर्देश दिया कि हर प्रांत में सार्वजनिक शिक्षा विभाग की स्थापना की जानी चाहिए। और शिक्षा कैसी हो, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो सभी धर्मों को माने। ठीक है, सभी को माने। तो ये आपके 4 या 5 पॉइंट आप इसमें से भी याद कर लेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर आपका ये अब आएगा यहाँ पर मिशनरियों के प्रयास क्या थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब जो इसके अंदर, अब ये लेसन आपका जल्दी खत्म होने वाला है और आधे घंटे के अंदर आपका ये जो लेसन है बिल्कुल अच्छी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं हम जरा फटाफट इसकी तरफ कि ये होता क्या है। अब जो मशीनरी थे वो कौन थे, ये यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी, आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ पहले, ये जो मशीनरी वर्ड है ये किसके लिए यूज किया गया है। ये वर्ड यूज किया गया है जैसे कि जो पादरी है, ईसाई जो धर्म के उपदेश देते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर इस वर्ड को यूज करते हैं। तो धर्म प्रचार करने वाला, हम सीरियसली मतलब सीधे तौर पर ये कह सकते हैं धर्म का प्रचार करने वाला। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करने के लिए एक मिशनरी एक बिल्कुल अलग तर्क था। मिशनरियों का उद्देश्य महज स्वदेशी समाज तक अपनी पहुंच बनाकर नए सांस्कृतिक मूल्यों का प्रचार करना था, ताकि उन्हें लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने में मदद करे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, एक दो लाइन में आपको क्लियर हो जाएगा। अब जो आपके लिए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो कौन सी है, वो आपकी आने वाली है कि टैगोर की मेरा विद्यालय और गांधी जी की नई तालीम। ठीक है, गांधी जी की नई तालीम जो थी वो क्या है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो इसमें बताया गया है कि ईसाई मिशनरियों ने ब्रिटिश शासकों के साथ में मिलकर शैक्षणिक संस्थाओं के भीतर ईसाई शिक्षा के पठन पाठन को प्रोत्साहित किया, जबकि आधुनिक काल में क्या हुआ कि शिक्षा का ब्रिटिश दर्शन राष्ट्रीय कल्याण के लिए उपयुक्त नहीं था। अब ये तत्कालीन भारत में प्रचलित शिक्षा के ब्रिटिश दर्शन की सबसे बड़ी समस्या थी, जिसकी भारतीय चिंतकों ने कटु आलोचना की। ठीक है, अब स्वामी विवेकानंद जी हो गए, अरविंदो हो गए, महात्मा गांधी, टैगोर, ये जितने भी विद्वान थे, जितने भी दार्शनिक होने के साथ साथ शिक्षाविद भी थे, उन्होंने शिक्षा के ब्रिटिश दर्शन के दोषों की कटु आलोचना भी की है। अब उन्होंने भारत में पश्चिमी शैक्षिक दृष्टिकोण को दोषी ठहराया। तो ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई। अब टैगोर जी थे, उनका जो एक मेरा विद्यालय, तो ये क्या था, टैगोर जी का जो मेरा विद्यालय है, हम इस पे बात करते हैं। टैगोर भारत में शिक्षा के ब्रिटिश दर्शन से खुश नहीं थे। टैगोर जी का मानना था कि भाई वो जो है वो बहुत ज्यादा इससे खुश नहीं है। उन्होंने देखा कि शिक्षा नीति के उद्देश्य भारतीय हितों के अनुकूल नहीं है, उसके बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, और भारतीयों को गंभीर और अर्थपूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने एक वैकल्पिक दर्शन प्रस्तुत किया है। तो उसके बाद में क्या हुआ, इसके लिए टैगोर ने भारत में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का आग्रह किया
जो कि ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण से पूर्णतः बिल्कुल अलग थी, जिसको हम शांति का निवास यानी कि शांति निकेतन के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं, अब हम गांधी जी के स्कूल के बारे में बात करेंगे, गांधी जी के विचार क्या थे। तो उससे पहले हम यहाँ पर गांधी जी को छोड़कर टैगोर के जो शिक्षा के उद्देश्य थे वो क्या थे, सिंपली यहाँ पर उनके जो उद्देश्य थे हम जल्दी जल्दी से इसको कवर करते हैं। कि विशुद्ध शैक्षणिक अर्थों में टैगोर एक शिक्षाविद थे और उन्होंने अपने शैक्षिक आदर्शों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अनेक जगहों पर अभिव्यक्ति भी दी है। उनके उद्देश्य क्या थे, उन्होंने क्या क्या बातें की हैं यहाँ पर, तो उनका जो बताना था सबसे पहला ये शारीरिक विकास। टैगोर चाहते थे कि बच्चे अपने आरंभिक वर्षों में शारीरिक विकास और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। ठीक है, वह शिक्षा की उस प्रणाली की निंदा करते थे जो सिर्फ बुद्धि के विकास की बात करती है, शरीर को उपेक्षित छोड़ देती है। तो शरीर पर भी ध्यान देना है। तो अगर हम नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर, तो हमें अच्छी तरीके से चीज क्लियर हो जाएगी कि बौद्धिक विकास। ठीक है, टैगोर क्या चाहते थे कि भाई बच्चे का भी क्या किया जाए, बौद्धिक विकास किया जाए। ठीक है, टैगोर के अनुसार मन की सोचने तथा कल्पना करने की शक्ति का विकास बहुत आवश्यक है और उनका मानना था कि वही व्यक्ति के बौद्धिक चरित्र का निर्माण जड़ता और रूढ़ आदतों से मुक्त मन के मौलिक तत्वों द्वारा होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर इसके इनके उद्देश्य थे। और नैतिक और इनका एक और उद्देश्य इसमें क्या है कि वो चाहते थे कि नैतिक और आध्यात्मिक विकास हो बच्चे का। ठीक है, तो भाई टैगोर अपने जीवन में नैतिक मूल्यों के प्रबल अनुगामी और एक महान नैतिक शिक्षक थे। इन्होंने क्या बोला है कि आंतरिक अनुशासन शांति प्राप्ति जीवन जीने का सरल और स्वाभाविक तरीका है। तो मुझे लगता है शायद आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। और बाकी आपके इनके सिद्धांत की बात करें तो इनके सिद्धांत क्या थे, ठीक है, ये आपको हल्का सा पढ़ लेना है, वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपका। अब जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी गांधी जी के बारे में, जो यहाँ पर था कि भाई गांधी जी की नई तालीम क्या थी। ठीक है, अब जो आपका इसमें से पूछा जा सकता है तो वो आएगा गांधी जी की नई तालीम क्या थी। तो अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना लिया। महात्मा गांधी इस बात से क्या थे, पूरी तरह से अवगत थे कि औपनिवेशिक शिक्षा से भारतीयों के मन में हीन भावना उत्पन्न हुई है। अब अंग्रेजी शिक्षा ने लोगों को पश्चिमी संस्कृति की श्रेष्ठता देखने और अपनी संस्कृति के गौरव को नष्ट करना सिखाया। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में एक विष था। ये क्या था, एक विष था। ये जो विदेशी शिक्षा हमने सीखी जिसने क्या कर दिया है कि भारतीयों को गुलाम बनाया और उसका बहुत बुरा प्रभाव डाला और हमारे सुंदर वृक्ष को नष्ट कर दिया है। तो गांधी जी की जो नई शिक्षा जो तालीम थी ये क्या कहती है, इसकी सिफारिश थी कि पाठ्यक्रम जो रहेगा आपका उसमें पाठ्यक्रम में बुनियादी हस्तकला को लाना है। ठीक है, सेवा के माध्यम से विद्यालय के आसपास बसे समुदाय के संपर्क में आने के तरीकों को विकसित करना है और दूसरी कक्षा से 7वीं कक्षा तक के हिंदी में शिक्षा देना। तो इसमें क्या बोला गया कि भाई हिंदी के अंदर शिक्षा दी जाए। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे बात करें, 8वीं कक्षा से अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ होगा। पहले आपको पता होगा कि पहले के टाइम पर क्या होता था कि जैसे अब तो क्या होता है कि जो इंग्लिश है ना वो फर्स्ट से, ठीक है, स्टार्ट कर दी जाती है। पहले क्या होता था 8th क्लास से स्टार्ट की जाती थी इंग्लिश। ठीक है, अब विद्यालय शिक्षा की शुरुआती 7 वर्ष तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, तो ये तो आपको सबको पता होगा कि भाई 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। तो ये तो हो गया हमारा गांधी जी के द्वारा जो उनकी तालीम थी वो। अब ये 3 H क्या है, ठीक है, हैंड हार्ट और हेड, ये तीनों नई तालीम के अंदर बताया गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, इस पर आपको ध्यान देना है। इसका सिद्धांत सबसे पहले 1937 में नई तालीम की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी और उसके बाद में यहाँ पर बताया गया कौन कौन सी चीज़ें हैं इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, हस्तलिपि के साथ मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, स्थानीय आवासों की सर्वाधिक उपयोगी व्यावसायिक आवश्यकताओं के साथ कार्य को जोड़ा जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपकी आएंगी। ठीक है, तो अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो मेन जो आपका इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वो ये है कि आपके इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है शिक्षा का उद्देश्य। तो सिंपल सी बात है, आजीविका आधारित उद्देश्य है आजीविका को बनाए रखना। कि किसी भी व्यक्ति की तत्काल आवश्यकता होती है कि भाई हमें उपयोगिता उद्देश्य भी कह सकते हैं। जैसे कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा जो हमें सीखने का मौका देती है वह अध्येता को कमाना भी सिखाए। कि मतलब उसका जो जीवन दिनचर्या है, आजीविका है, उसकी जो लेवलीहुड है उसका, ठीक है, वो भी उसका हो अच्छा सा। ठीक है, सांस्कृतिक उद्देश्य क्या, गांधी जी के अनुसार उन्होंने बोला है कि भाई अपनी संस्कृति को भी बचाए रखना, अपनी कला को, धर्म को, है ना, ये सब चीजें।
फिर उसके बाद में इसमें क्या बताया गया है, फिर उसमें बोला गया है सामंजस्यपूर्ण, ठीक है। अब सामंजस्यपूर्ण, अब ये अगर हम बात करें तालमेल की, किसी व्यक्ति के सभी पक्षों का विकास 3 अ के विकास द्वारा ही किया जाना चाहिए, अर्थात अध्ययन, अंकन और अंकगणित के आधार पर। तो अब हम आगे चलते हैं इससे। मुझे लगता है शायद आज की वीडियो में आपको जो है लेसन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये सेम वही जैसे पाठ्यक्रम और वो ये सब चीज़ें इसके अंदर बताई गई है। तो इसी के साथ आपका जो है लेसन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप सभी लेसन की वीडियो इसके अंदर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स की वीडियो प्रोवाइड करा दूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, जिसके अंदर आप जो है क्या कर सकते हैं, मुझे पीडीएफ के लिए या नोट्स के लिए मैसेज कर सकते हैं। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।